तो आज हम देखने वाले हैं वेक्टर का कंप्लीट एनालिसिस। इस एनालिसिस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे और साथ में जितना सिंपल तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर सकते हैं उसको भी देखेंगे और ये काफी इफेक्टिव लेक्चर होने वाला है। तो इसमें हम वेक्टर को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि वेक्टर क्या होता है, तो बात आएगा कि वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए बात कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो हमने पढ़ा था यूनिट मेजरमेंट में कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट के मदद से जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट, एक है वेक्टर, एक है स्केलर। तो स्केलर का हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे क्या? नहीं। किसका पढ़ाई करेंगे? वेक्टर का। तो वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास क्या बताओ, मैग्नीट्यूड भी है, और साथ में क्या बताओ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। लेकिन कोई कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी के कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है। तो तीसरा कंडीशन भी ध्यान रखना, क्या कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो भी करना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, बात करेंगे वेक्टर के एग्जांपल्स के। तो स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स से ही। तो अपना वहां पे डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे कि वेक्टर था, वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, फोर्स था, मोमेंटम था, टॉर्क था, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी तो है ही, साथ में वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यानी इनके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करेंगे। तो कितने बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो सिर्फ दो कंडीशन याद रखते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सिर्फ होना चाहिए वेक्टर के पास, नहीं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को भी फॉलो करना चाहिए, तभी बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? देखो एक बार, जैसे हम पढ़ते हैं क्लास 12 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ते हैं कि इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है। तो अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है? जैसे नॉर्मल एडिशन का बात करें तो हमने पढ़ा है कि 3 + 4 क्या होता था, 7 होता था। लेकिन अगर वेक्टर एडिशन, अगर 3 को हमने बोल दिया कि आज से क्या है, वेक्टर है, 4 को बोल दिया कि ये क्या है, आज से वेक्टर है, हमने मान लिया, तो अब इनका आप एडिशन करोगे ना, तो कैसा एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन में क्या होता है, डिपेंड होता है कि अपना एंगल क्या बन रहा है, इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि इनका एडिशन कैसे होगा। अगर मान लो कि इनके बीच में बनने वाला अगर एंगल 0 है तो इनका एडिशन 7 आएगा, जो कि नॉर्मल एडिशन में भी होता है। लेकिन अगर इनके बीच का एंगल अगर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इनके बीच का बनने वाला एंगल अगर 180 डिग्री हो जाए तब क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये कैसे आ रहा है वो हम आगे अभी देखेंगे। आज के लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में एडिशन तो पढ़ेंगे ही, साथ में मल्टीप्लिकेशंस भी देखेंगे। लेकिन वेक्टर का डिवीजन, कितने बच्चे कंफ्यूज रहता है कि वेक्टर का डिवीजन क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो वेक्टर का डिवीजन होता है क्या, नहीं। अब तुम ही सोचो ना, डायरेक्शन का डिवीजन कैसे करोगे, कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वेक्टर का क्या पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो स्टार्ट किया जाए, चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब दर्शाना तो आना चाहिए ना वेक्टर को, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कितने तरीके से करेंगे, 2 तरीके से। एक देखेंगे ग्राफिकल मेथड और दूसरा देखेंगे कौन सा, मैथमेटिकल। 2 तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। बात करेंगे ग्राफिकली, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, तीर धनुष वाला जो एरो होता है ना, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरो में एक होता है टेल होता है और एक क्या होता है बताओ, हेड होता है। तो जो टेल होता है वहीं से वेक्टर क्या होता है, स्टार्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल। और जो हेड होता है वहां पे जाके वेक्टर क्या होता है, खत्म होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फाइनल। और जो वेक्टर का डायरेक्शन होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, इनिशियल से फाइनल की तरफ। बात करें कि वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड भी होता है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जो एरो की लेंथ होगा, एरो की जो लंबाई होता है वो क्या होता है बताओ, मैग्नीट्यूड बताता है। वो क्या बताता बताओ, मैग्नीट्यूड। तो यानी यहाँ पे एरो के मदद से हमने डायरेक्शन भी देख लिया और मैग्नीट्यूड भी देख लिया। तो वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। बात करेंगे कि मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली वेक्टर को अगर मान लो कि हमने बोल दिया कि एग्जांपल ले लिया कि ए यहाँ पे क्या है बताओ, वेक्टर है, तो इसके ऊपर स्पेसिफिक क्या लगाना पड़ेगा, एरो लगाना पड़ेगा। इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एरो। तो ए वेक्टर, इसको रीड क्या करेंगे, वेक्टर ए या ए वेक्टर।
तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड है और एक क्या बताओ डायरेक्शन। ए वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप, और ए कैप यहाँ पे बताएगा डायरेक्शन को, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या बताएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर, और मॉड ऑफ ए वेक्टर को सिंपल ए से भी लिख देते हैं। किससे लिखते हैं बताओ, सिंपल ए से भी लिखते हैं। तो यानी ए इंटू क्या लिख सकते हैं ए कैप। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है बताओ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स का वैल्यू दे देगा। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी अभी देखे थे, तो वहां पे डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। वेक्टर में क्या करना है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। आगे अभी कैलकुलेशन सीखेंगे कि इसके मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम देख लेते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर, कि दो वेक्टर के बीच में बनने वाले जो एंगल है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 और 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। पहला कंफ्यूजन क्लियर। इससे बड़ा एंगल हो सकता है क्या, इस रेंज से बाहर एंगल नहीं हो सकता है। और हमेशा एंगल देखते समय ध्यान क्या देना है कि वो एंगल जो बनना चाहिए वो टेल टू टेल बनना चाहिए या हेड से हेड का एंगल बनना चाहिए। ये नहीं कि एक हेड है और दूसरा टेल है तो वो एंगल कंसीडर करेंगे क्या, वो एंगल अपना वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होगा। तो या तो टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए या तो हेड से हेड कनेक्ट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बताओ, ए वेक्टर का टेल है, बी वेक्टर का भी क्या है टेल है, तो टेल और टेल कंबाइन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इनके बीच का जो एंगल है ये क्या थीटा कंसीडर कर सकते हैं। यही क्या बताओ ए और बी के बीच का बनने वाला एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल जो है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना, इसको डिग्री में भी ले सकते हैं और रेडियन में भी ले सकते हैं। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है बताओ 180 डिग्री, लेकिन हमने पहले पढ़ा था कि थीटा जब भी अकेले आएगा तो किस में आएगा, रेडियन में। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन रखना है क्या, नहीं, डिग्री रेडियन दोनों में ध्यान रखना। ठीक है, चलो जैसे एग्जांपल में देखें तो हम जानते हैं कि अगर मान लो कि ये क्या है बताओ ए वेक्टर है, तो इसका अगर अपोजिट ऑफ ए करना है या नेगेटिव ऑफ ए, तो इसको क्या करा है, इसका मैग्नीट्यूड सेम रख के डायरेक्शन हमने उल्टा कर दिया। तो ये क्या बन गया बताओ, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बन गया। और अगर बी का नेगेटिव चाहिए तो इसको मैग्नीट्यूड सेम रख के इसका डायरेक्शन उल्टा कर दिया, तो ये अब क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ बी बन जाएगा। तो देख रहे हो कि ये वाला एंगल तो कितना था बताओ थीटा, तो हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट से ये वाला भी क्या होगा एंगल थीटा। और टोटल एंगल जो स्ट्रेट लाइन बना था वो कितना बना था बताओ 180 डिग्री। तो ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, और 180 को पाई भी बोलते हैं ना, तो सिंपल क्या लिख सकते हो पाई माइनस थीटा। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताओ अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो बताओ ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा। तो बताओ ए कहां पे है, यहाँ पे, और माइनस बी क्या है यहाँ पे, इनके बीच का एंगल कितना बताओ पाई माइनस थीटा। ऐसे ही पूछ ले कि माइनस ए और बी के बीच बताओ, तो माइनस ए और बी के बीच का भी कितना एंगल है बताओ पाई माइनस थीटा। माइनस ए माइनस बी का भी बीच का एंगल बताओ माइनस ए माइनस बी, तो वो कितना बताओ थीटा। तो हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है क्या, कि अगर एक वेक्टर का हमने क्या किया है डायरेक्शन चेंज किया, यानी माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो एंगल क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा। यहां भी अगर एक में हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो क्या हुआ पाई माइनस थीटा। दोनों को हमने नेगेटिव कर दिया तो एंगल क्या हो गया फिर से थीटा ही हो गया। ध्यान रखना इस चीज का। आगे एक और भी है, अगर मान लो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई डायरेक्शन में चेंज आता है क्या, नहीं। पॉजिटिव क्वांटिटी से यहां भी मल्टीप्लाई किया तो ये डायरेक्शन में कोई चेंज ही नहीं है वेक्टर के। मैग्नीट्यूड बढ़ने से एंगल बढ़ता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे अभी भी क्या रहेगा थीटा। लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे एक को और एक पॉजिटिव ही रहा तो क्या हो जाएगा बताओ पाई माइनस थीटा। दोनों नेगेटिव तो थीटा फिर से हो जाता। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमें ध्यान रखना है, पूछा हुआ है इस सेशन रीजन में, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है तो ध्यान रखना है। इसके बाद से बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो बहुत बार क्वेश्चन में टाइप्स यूज कर लेता है तो वहां पे क्वेश्चन समझने में क्या आता है डिफिकल्टी आता है, इसलिए हमें टाइप्स भी ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे तो कौन सा बताओ पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर को हम लाइक वेक्टर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बताओ लाइक वेक्टर भी बोलते हैं। और एंटी पैरेलल को तब क्या बोलेंगे बताओ अनलाइक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बताओ अनलाइक। एक को बोलते हैं लाइक दूसरे को अनलाइक। तो बात करते हैं पैरेलल वेक्टर क्या होता है, तो वो वेक्टर जिनके डायरेक्शन सेम होंगे उसको क्या बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। तो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं पैरेलल या लाइक वेक्टर बोलते हैं। और जब भी सेम डायरेक्शन होगा तो उनके बीच में बनने वाला एंगल जो होता है वो कितना होता है बताओ 0 डिग्री। कितना होता है बताओ, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। उसके बाद से बात करें अगर एंटी पैरेलल का, तो एक दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए अपोजिट। एक अगर राइट में तो एक क्या होना चाहिए लेफ्ट होना चाहिए, एक राइट तो एक लेफ्ट, जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो वहां पे एंगल जो बनता है वो कितना बनता है बताओ 180 डिग्री। क्वेश्चन में यूज कर लेगा दो वेक्टर एंटी पैरेलल है, एंगल मेंशन करेगा क्या, नहीं। तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या मान लेना है एंगल कितना बताओ 180 डिग्री।
बात करेंगे नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब सिंपल कि अगर मान लो कि वेक्टर ए दिया हुआ है तो इसका नेगेटिव वेक्टर कैसे लिखोगे, इसी को क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां भी अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। जस्ट क्या करो, उसका डायरेक्शन को अपोजिट कर दो। इसके बाद से बात आएगा कि इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या, दो वेक्टर अगर मान लो कि आपस में इक्वल है, बोलते क्वेश्चन है कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, तो इसका मतलब जानते हो क्या, दो मतलब है कि अगर यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में इक्वल है तो इसका मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल होना चाहिए। दोनों वेक्टर का क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल, साथ में इसके डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। और डायरेक्शन को लिखने के लिए अभी क्या किससे लिखेंगे बताओ, ए कैप इक्वल टू बी कैप। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये भी दिया था ऑप्शन, ये भी दिया था, बोथ नॉट, ऐसे करके ऑप्शन पूछा था। तो क्या बोलोगे, बोथ, ये भी होगा सही और ये भी सही होगा। होगा क्या, होगा, इसलिए कि दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। इक्वल होने का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, ठीक है। इसके बाद से बात करेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर बोलो या नल वेक्टर बोलो, बात सिंपल, दोनों सेम ही है। तो जीरो वेक्टर का होता है मैग्नीट्यूड जीरो, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो उसको क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन डिफाइन होता है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो नो डायरेक्शन। इसके बाद से बात करोगे यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिनके मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में कि वेक्टर दे दिया था और बोल दिया था कि बताओ यूनिट वेक्टर है, तो बताओ एक कोफिशिएंट का अननोन वैल्यू रख दिया था और वो कैलकुलेट करा था, आगे अभी देखेंगे जब कंपोनेंट देखेंगे। तो यूनिट वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज करेंगे, अभी आगे देखेंगे। इसके बाद से बात है कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है। तो वो वेक्टर जिसके क्या होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते हैं। वो वेक्टर जिसके स्टार्टिंग पॉइंट सेम होंगे उसको क्या बोलेंगे, कोइनिशियल वेक्टर। और वेक्टर कहां से स्टार्ट होता है बताओ, टेल से। यानी ये वेक्टर अगर हमको बोलना हो तो क्या बोलोगे, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर, तो क्या बोलोगे, ये कोइनिशियल है। क्यों है बताओ, सबके सब कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबका टेल सेम जगह से है कि नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोइनिशियल वेक्टर। जैसे हमने पढ़ा था क्लास 10th में पढ़ते हैं कोलिनियर के बारे में कि 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो कोलिनियर का मतलब क्या, वो पॉइंट्स जो क्या हो एक ही लाइन पे लाई करे उसको क्या बोलते थे, कोलिनियर। बात करेंगे वेक्टर का वैसे ही, तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है कि वो वेक्टर जो एक ही लाइन में लाई करे, एक ही लाइन में लाई करे तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। तो लाई इन सेम लाइन, एक ही लाइन में लाई करेगा तो कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। और कोलिनियर वेक्टर होने के लिए तुम ही सोचो, या तो क्या होगा, पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा, या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं। बात करेंगे वैसे ही कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि सेम प्लेन, को मतलब सेम और प्लेनर मतलब प्लेन, सेम प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, ध्यान रखना इसको। इसके बाद से आता है कंकरेंट वेक्टर क्या होता है। इसके बाद से क्या आता है बताओ, कंकरेंट वेक्टर। तो वो वेक्टर जो क्या हो एक कॉमन पॉइंट से पास करे, वो सारे वेक्टर जो एक कॉमन पॉइंट से पास करे उसको क्या बोलेंगे, कंकरेंट वेक्टर बोलेंगे। ये ज्यादा यूज नहीं होता है लेकिन ध्यान रखना है, वो वेक्टर जो एक ही पॉइंट्स कॉमन पॉइंट से पास करे उसको क्या बोलेंगे, कंकरेंट वेक्टर बोलेंगे। अगर इन सारे वेक्टर्स को अगर हम ध्यान रखें तो क्वेश्चन में कभी भी यूज करेगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा भी एक वेक्टर आता है जिसको ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का क्या मतलब है, ऑर्थोगोनल का मतलब सिंपल जानते हो, जब भी वर्ड यूज करें ऑर्थोगोनल तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। तो वो वेक्टर मान लो कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस ऑर्थोगोनल वेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा बताओ, 90 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है बताओ, ऑर्थोगोनल वेक्टर है। क्या बताओ, ऑर्थोगोनल। क्लियर है क्या, तो ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल कुछ अलग है क्या, नहीं। दो परपेंडिकुलर वेक्टर को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से बात करेंगे बेस वेक्टर। बेस वेक्टर को हम फंडामेंटल वेक्टर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बताओ, फंडामेंटल वेक्टर। इसलिए कि ये पूरा हम एकदम मतलब सबसे क्या बताओ छोटा सा यूनिट वाला वेक्टर है, ठीक है। तो यहां पे जैसे बात करेंगे कि 3 एक्सिस पढ़े थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन दिखाने के लिए एक हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर को यूज करेंगे जिसको क्या बोलेंगे बताओ, आई कैप बोलेंगे। वैसे ही वाई एक्सिस के डायरेक्शन दिखाने के लिए जे कैप यूज करेंगे, जेड एक्सिस का डायरेक्शन दिखाने के लिए के कैप यूज करेंगे,
और हम जानते हैं कि तीनों एक्सिस जहां पे आके मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है कि अगर ये यूनिट वेक्टर है, आई जे के क्या बताओ, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए बताओ, 1 के बराबर। यानी सबके मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए बताओ, 1 के बराबर। इसलिए कि यूनिट वेक्टर है ना, और हमने देखा था अभी डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर का क्या डेफिनेशन देखा था कि वो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड 1 होते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है क्या? और आपस में देखोगे तो सारे के सारे क्या बताओ, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, आपस में तीनों के तीनों परपेंडिकुलर। हम जानते हैं कि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं बताओ, आपस में परपेंडिकुलर। ये अगर x है ये y है तो ये क्या होगा z। आपस में तीनों के तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। इसके बाद से आता है एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर जनरली हम ज्यादातर कहां यूज करेंगे, या तो सर्कुलर मोशन में यूज करेंगे या तो रोटेशनल मोशन में यूज करेंगे। सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन अभी पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। तो वहां पे पढ़ेंगे एक, यहाँ पे जैसे डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे ना, वहां पे पढ़ेंगे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे पढ़ते थे वेलोसिटी, वहां पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, वहां पे पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे पढ़ते हैं मोमेंटम, वहां पे पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे पढ़ते हैं फोर्स, वहां पे पढ़ेंगे टॉर्क। घुमाने वाले फोर्स को क्या बोलते थे, टॉर्क। जब दरवाजा खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो वहां पे एक्सियल वेक्टर पढ़ेंगे। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, सिंपल, वो वेक्टर जो किसके अलोंग होंगे बताओ, एक्सिस के अलोंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। और ये सारे के सारे क्या है बताओ, एक्सियल वेक्टर है। और इनका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। यानी जिधर मोशन हो रहा है उधर फिंगर को मोड़ोगे, थंब क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर दे देगा। जैसे मान लो कि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो थंब क्या कर, फिंगर्स को क्या राइट हैंड लेना है, फिंगर्स को क्या करना है, मोशन के अलोंग मोड़ना है। तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर, तो इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा बताओ, ऊपर की तरफ। किसका, थीटा का। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में ध्यान रखना। इसके बाद से आएगा, आप वेक्टर हमने बेसिक देख लिया, अब इसका क्या करेंगे, ऑपरेशंस देखेंगे। ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, इसका एडिशन देखेंगे वेक्टर का। तो एडिशन करने के लिए भी दो मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड, एक है एनालिटिकल मेथड। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में दो कॉमन सबसे नियम है, क्या है बताओ, एक ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या बता रहे हैं बताओ, दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके, ट्रायंगल्स के। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, यानी ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा बताओ, तीसरे साइड के बराबर। और तीसरा साइड क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट वेक्टर आर है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही साइकिल में होना चाहिए, यानी एक ही मतलब सेंस में चलना चाहिए। देखो एक ही सेंस में जा रहा है, क्या ब्रेक हुआ है, क्या यहाँ पे फ्लो ब्रेक नहीं हुआ, यहां से यहां या यहां से यहां गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, पहला वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से क्या करते हैं, दूसरा वेक्टर के फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला रिजल्टेंट वेक्टर होता है। नहीं तो इसको डिस्प्लेसमेंट से भी समझ सकते हैं कि मान लो कोई दो पर्सन है, एक पर्सन ऐसे गया यहां पहुंचा, दूसरा वेक्टर, दूसरा जो पर्सन होगा वो डायरेक्ट ऐसे पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ऐसे हम लिख सकते हैं। रिजल्टेंट मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर को एक ही वेक्टर से रिप्लेस कर दें तो उसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं बताओ, रिजल्टेंट। इसको क्या बोलते हैं बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो आर कहीं पे भी लिखा है तो उसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ क्लियर है क्या, इसको जनरलाइज भी करेंगे अभी। इसमें आ जाए पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लो एक साइड को रिप्रेजेंट कर दिया ए वेक्टर से, दूसरे साइड को रिप्रेजेंट कर दिया बी वेक्टर से, तो सिंपल क्या बताओगे बताओ, ट्रायंगल लॉ से भी देखोगे तो ये वाला क्या बताएगा, इनका रिजल्टेंट बताएगा। क्या बताएगा बताओ, रिजल्टेंट। तो ये क्या है बताओ, अगर मान लो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दें, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया क्या, तो बताओ ये वाला इसका क्या डायगोनल क्या है कि नहीं है। पैरेललोग्राम में हम जानते हैं ना कि ये डायगोनल होता है, ये साइड्स होते हैं इसके और ये डायगोनल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो ये डायगोनल यहाँ पे किसका काम कर रहा है बताओ, रिजल्टेंट का। तो इसको लिख दे क्या, D1 वेक्टर। तो सिंपल क्या बताओ, अगर ए वेक्टर और प्लस का क्या करें, बी वेक्टर, तो वो किसके बराबर होगा बताओ, D1 वेक्टर के बराबर होगा कि नहीं होगा, आराम से बोल सकते हैं। देखो ना ट्रायंगल ही तो है, ये वाला ए वेक्टर, ये वाला बी वेक्टर, तो ये ट्रायंगल की तरह देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर का सम करोगे तो किसके बराबर होगा, D1 वेक्टर के बराबर होगा। और D1 वेक्टर यहाँ पे क्या बताओ, डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डायगोनल को दर्शा रहा है। तो हम पैरेललोग्राम लॉ सिंपल बोलता है कि ए और बी दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डायगोनल से रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल आसान है। इसी में अगर मान लो कि इसको जनरलाइज करना है तो सिंपल ध्यान क्या रखना, मान लो कि यहां से यहां गया, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है।
तो सिंपल ध्यान क्या रखना है बताओ, यहां से घूम घाम के यहां पहुंचे, क्या हम डायरेक्ट ऐसे नहीं पहुंच सकते हैं क्या? तो क्या ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होगा बताओ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस कुछ और है क्या? नहीं है, तो इतना के बराबर हो जाएगा। इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कि यहां से यहां तो हम गए, यहां से यहां हम तो गए, ऐसे भी तो जा सकते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो देखो यहां से यहां गए तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये वाला क्या हुआ बताओ? सी वेक्टर, ये वाला क्या हुआ बताओ? डी वेक्टर, और ये वाला हो गया अपना ई वेक्टर, और ये वाला हो गया अपना एफ वेक्टर। तो हम क्या बोलेंगे बताओ? यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि चालू जहां से किए घूम घाम के वहीं पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? तो सबका सम क्या होना चाहिए? सबका सम करने पे कितना आना चाहिए बताओ? 0 आना चाहिए। सबका सम करने पे क्या आ जाएगा बताओ? 0 आ जाएगा। तो इसी को पॉलीगॉन लॉ बोलता है। कुछ अलग है क्या? नहीं है। सिंपल ध्यान रखना है, चालू जहां से किए घूम घाम के वहीं पहुंच गए तो रिजल्टेंट कितना? 0। चालू जहां से किए मान लो कि यहां तक पहुंचे तो क्या करना है इसका रिजल्टेंट लिखने के लिए? स्टार्टिंग जहां से किए थे और जहां खत्म हुआ उसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यानी इन सब का जो सम होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बिल्कुल आसान है। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो एनालिटिकल मेथड से आते हैं। एनालिटिकल मेथड ज्यादातर हम क्या करेंगे? फिजिक्स में यूज करेंगे। जैसे बात करें कि एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल कितना बताओ? थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ना वो दोनों के बीचों बीच से पास करता है। कहां से पास करेगा रिजल्टेंट? बीच से पास करेगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम तो एकदम एंगल बाई सेक्टर से पास करेगा, और दोनों में से मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होगा तो क्या होगा? थोड़ा सा एंगल बाई सेक्टर से हट के पास होगा। तो अभी देखेंगे उसके बाद में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ए बी और दो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से लिखेंगे। इसी में कभी कभी पूछ लेता है रिजल्टेंट का मतलब क्या? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर किसके बराबर है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और यहाँ पे क्या है? इनके बीच में एंगल भी बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? थीटा। तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का बताओ वैल्यू। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का अगर मान लो कि मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना तो वो कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सिंपल निकाल लोगे? निकाल लोगे। लेकिन मान लो कि यहां से तो हमने मैग्नीट्यूड लिख लिया, लेकिन डायरेक्शन भी तो चाहिए कि जो अपना रिजल्टेंट है वो पहला वेक्टर से कितना एंगल पे इंक्लाइंड है। तो कितना एंगल पे बताओ? tan अल्फा बराबर b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। a प्लस b cos थीटा। ये ध्यान रखना है, जेईई मेंस ने इससे क्वेश्चन पूछ लिया था 2024 में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है, पूरे फिजिक्स में भी यूज करेंगे। इसके बाद से अगर बात करें कि मान लो कि पूछ लेता कि अपना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है पहला वेक्टर के साथ, तो तब कैसे लिखते हैं? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। काफी आसान है। लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट जो है ना उसका भी तो एक रेंज होगा कि यहां से यहां के बीच में ही होगा। तो जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड से लेके कहां तक? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड तक लाई करता है। इसके बाहर जा सकता है क्या? इससे कम नहीं हो सकता है और इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये हमें ध्यान रखना है। इसी में एक की पॉइंट आता है, ये भी हम क्या करेंगे? काफी यूज करेंगे। और इससे आया हुआ है जेईई मेंस में क्वेश्चन, क्या है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम हो गया किसके बराबर हो गया? ए के बराबर। तो वहां पे जो रिजल्टेंट का वैल्यू होता है वो किसके बराबर? 2r cos थीटा बाई 2। लेकिन इसी में अगर मान ले पूछ लिया क्वेश्चन में कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का बताओ भाई, उसका मॉड का वैल्यू बताओ, तो अब कैसे निकालोगे बताओ? 2r sin थीटा बाई 2। अगर हमें निकालना होगा डिफरेंस का मॉड निकालना होगा तो अब क्या करोगे? 2r sin थीटा बाई 2 और सम का मॉड निकालना है यानी मैग्नीट्यूड निकालना है तो 2r cos थीटा बाई 2। सिंपल है, ध्यान रखना इसको, ये काफी इंपोर्टेंट रिजल्ट है। इसी में एक और रिजल्ट होता है वो भी बता देता हूं। जैसे पूछ लेता है क्वेश्चन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो बराबर है n टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो बताओ इनके बीच का बनने वाला एंगल क्या होगा? तो ध्यान रखना है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे हर साल आने की पॉसिबिलिटी होते हैं। तो क्या है बताओ? थीटा बराबर cos इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। डायरेक्ट आंसर लिखने आना चाहिए, डायरेक्ट आंसर लिखने आना चाहिए। अब मान लो कि यहाँ पे n का वैल्यू 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, कुछ भी लेके पूछ ले तो क्या हम बता सकते हैं? क्या इजीली बता सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन जेईई ने उठाया है, जेईई मेंस ने इससे 3-4 बार क्वेश्चन उठाया।
तो ये रिजल्ट हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद से अगर बात करें हम कि अगर बताओ एंगल अगर इनके बीच का बनने वाला अगर 0 डिग्री है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है बताओ, एक ही डायरेक्शन में, यानी क्या है बताओ, पैरेलल है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। उस समय रिजल्ट लिखने के लिए क्या करना है, ए और बी के मैग्नीट्यूड को सीधा सीधा जोड़ दो, दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, सीधा सीधा क्या करना है, जोड़ देना। लेकिन उनके बीच का बनने वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो अब क्या करना है, पाइथागोरस जैसा √a² प्लस b², और उनके बीच का अगर बनने वाला एंगल है 180 डिग्री है, तब क्या करोगे, रिजल्टेंट लिखने के लिए ज्यादा वाला में से कम वाले को माइनस करो। ये मॉड लगाने का सिंपल मतलब है कि ज्यादा वाला में से क्या करना है, कम वाले को घटाना। सिंपल है। इसी में कुछ स्पेशल केस भी है। क्या स्पेशल केस है बताओ, स्पेशल केस है कि अगर मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में बराबर है, किसके बराबर है, ए के बराबर। अगर एंगल 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट 2a के बराबर, एंगल अगर 60 डिग्री तो रिजल्टेंट 3a के बराबर, एंगल अगर 90 डिग्री रिजल्टेंट 2a के बराबर, एंगल अगर 120 डिग्री तो रिजल्टेंट इंडिविजुअल के बराबर, a के बराबर ही आ जाएगा। इससे जेई ने भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। अगर एंगल अगर उनके बीच का बनने वाला 180 डिग्री है, यानी a माइनस a करोगे तो कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। और ये जो हमने ये देखा है यहाँ पे, ये कंटेंट जो है ना, ये पूरे फिजिक्स में अप्लाई होगा, 11th में भी 12th में भी। हर बार मैं क्या करूंगा, इन टेबल को यूज करूंगा, तो इसको क्या करना है, काफी ध्यान से ध्यान रखना है। आगे आते हैं, इसके बाद से देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे कंपोनेंट करते हैं ना, तो अब मान लो कि यहाँ पे अगर ध्यान से नहीं सीखेंगे तो जब भी हम आगे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे फिजिक्स में, तो वहां पे क्या होगा, दिक्कत आएगा कि एक्स कंपोनेंट कहां से आ गया। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी जैसे यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, u cos थीटा u sin थीटा, तो वहां पे क्या होता है, काफी डाउट आते हैं। तो ध्यान रखना है कि मान लो कि कोई ए वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, तो उसका दो कंपोनेंट में हम उसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। रिजॉल्व करना मतलब क्या करना, तोड़ दो उसको, दो हिस्सा में क्या करो, तोड़ दो। जैसे ए वेक्टर है वो ना एक्स में है ना वाई में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ के एक हिस्सा एक्स में एक हिस्सा वाई में। तो देखो इसको ब्रेक करोगे ना, तो जो जिसके साथ थीटा बना है, किसके साथ, एक्स के साथ, तो एक्स के साथ इसका कंपोनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, a cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन है बताओ, y है, तो इसके अलॉन्ग कंपोनेंट क्या आएगा बताओ, a sin थीटा आएगा, a sin थीटा। तो जो a cos थीटा है इसको x कंपोनेंट, और a sin थीटा जो आया है वो किधर है, y में, इसलिए इसको y कंपोनेंट। तो सिंपल कोई भी वेक्टर को लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, x कंपोनेंट के साथ i प्लस y कंपोनेंट के साथ j। इसी में कभी कभी ये एंगल भी पूछ लेता है, ये वेक्टर दे के क्या करता है, एंगल पूछ लेता है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, टेन थीटा यूज करेंगे, और टेन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर की तरह कौन काम कर रहा है, ay, और बेस की तरह कौन काम कर रहा है, x। देखो ना, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, तो ये परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है, और ये कितना बताओ, ay है, और ये वाला कितना बताओ, बेस की तरह काम कर रहा है, और ये कितना बताओ, ax। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, काफी आसानी से कर लोगे। अब क्वेश्चन में कभी भी पूछ ले, जैसे आगे हम करेंगे तो वहां पे चल के देखेंगे कि यहाँ पे कोई मास रखा होगा तो नीचे क्या लाएगा, mg, और ये वाला एंगल अगर थीटा दिया है तो इसका दो कंपोनेंट बताओ, तो जिसके साथ एंगल बनेगा वो कितना होगा बताओ, mg का कौन सा, cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा हो बताओ, mg का sin थीटा। कुछ भी पूछ लेगा, ये हम एनएलएम में क्या करेंगे, बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वेज ब्लॉक प्रॉब्लम में काफी सारा क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो कि इसमें ऐसे पूछ लेता कि मान लो कि ये वाला क्या है बताओ, a है, और ये वाला क्या बताओ, b है, और ये थीटा है, तो बताओ इसका कंपोनेंट बताओ, b का कंपोनेंट बताओ, एक इधर बताओ और एक इधर बताओ। तो बताओ b का कंपोनेंट करेंगे तो जिसके साथ एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट, cos, तो b का इधर कौन सा है बताओ, b cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाला b sin थीटा। ध्यान रखना, जिसके साथ एंगल बने वो हमेशा cos, जिसके साथ एंगल बने वो हमेशा cos, और परपेंडिकुलर वाला sin। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा, काफी आसान है ये। इसके बाद से बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में 3D में बात करेंगे। अभी क्या था, x था और y था, सिर्फ क्या था बताओ, x और y, z था क्या, नहीं था। अब क्या करेंगे, x y z तीनों जब अपने क्या होंगे, एक्सिस होंगे, मतलब 3D में रिजॉल्व करेंगे। x y z होता है तो क्या बोलते हैं, 3D बोलेंगे। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या देखेंगे, तीनों डायरेक्शन में करेंगे, x में भी करेंगे, y में भी करेंगे, और z में भी करेंगे। तो जैसे मान लो कि एक a वेक्टर दिया हुआ है, x के साथ अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा, और z एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। तो यहाँ पे cos अल्फा जो होता है ना, वो होता है x कंपोनेंट बाय मॉड ऑफ a वेक्टर, x कंपोनेंट बाय मॉड ऑफ a वेक्टर। जैसे देखो ना, मान लो कि a वेक्टर को हमने ऐसे लिख दिया, a वेक्टर को क्या लिख दिया बताओ, a वेक्टर बराबर a x i प्लस a y j प्लस a z k लिख सकते हैं क्या, हम जानते हैं
कोई भी वेक्टर को लिखने के लिए उसका x कंपोनेंट लिखो i लगाओ, y कंपोनेंट लिखो j लगाओ, z कंपोनेंट लिखो k लगाओ। यहाँ पे ये जो है ये x कंपोनेंट है, ay जो है वो y कंपोनेंट और az जो है वो z कंपोनेंट। तो जब cos अल्फा लिखना होगा तो क्या लिखोगे, x कंपोनेंट बाई मॉड ऑफ a। और किसी भी चीज का जो मॉड निकालना होता है ना, मॉड बोल दो या मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपल क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी i के साथ क्या है ax है ना, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट कितना बताओ, ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। सिंपल निकाल लोगे। ये हमें ध्यान रखना है, पूरे फिजिक्स में इसको भी यूज करेंगे। किसी वेक्टर को दे दिया हो और उसका मैग्नीट्यूड निकलवा ले, तो क्या करना है, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। काफी आसानी से कर लेंगे, काफी आसानी से। इसमें अगर cos बीटा पूछ ले तो क्या बोलोगे, ay बाई a बोलोगे। ay मतलब y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही तो है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर cos गामा पूछे तो क्या बोलोगे, az बाई a पूछोगे, सिंपल। अब इसी को क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर करके सबको जोड़ते हैं ना, तो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। और एक इंटरेस्टिंग तुम लोग को बात बता दूं कि ये जो रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं ना वेक्टर, ये तुम लोग के क्लास 12th में भी है। जो क्लास 12th में मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो वेक्टर नाम का एक पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने वाला है। वहां पे ये सारे के सारे क्या होंगे, जितने भी कंसेप्ट पढ़ रहा है वो सारे के सारे वहां भी यूज होंगे। तो इसलिए क्या करना है, इसको काफी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और रिजल्ट और भी आता है, मैं एक और रिजल्ट लिख देता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो ये जो आता है किसके बराबर आता है, हम जानते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना, 1 के बराबर। तो वहां से हम इसका अगर रिप्लेसमेंट करते हैं ना, तो ये 1 के बराबर नहीं आके किसके बराबर आता है, 2 के बराबर। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वो 1 के बराबर, वही साइन में लिखोगे तो किसके बराबर आता है, 2 के बराबर। इजिली ये सॉल्व भी कर सकते हैं, आसान है, आसान है, ध्यान रखना इसको। इसके बाद इसी को डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। इसको देखोगे तो वहां पे एल से लिखोगे, इसको एम से लिखोगे, इसको किससे लिखेंगे, एन से। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बराबर वैल्यू कितना आएगा, 1। वहां पे दो टर्म तुम लोग पढ़ोगे, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन है, ये सारे के सारे क्या बताओ, डायरेक्शन कोसाइन। हम जानते हैं ना कॉस का पूरा नाम क्या बताओ, कोसाइन है ना। तो इसलिए देखो डायरेक्शन किसके फॉर्म में दर्शाए यहाँ पे, कॉस थीटा के टर्म में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। वहां पे काफी यूज होगा क्लास 12th में, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। इसके बाद से बात आता है लेमिस थ्योरम। तो लेमिस थ्योरम देखो सिंपल है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको अप्लाई करते हैं लेकिन इसका कंडीशन ध्यान नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन देखने से पहले डायग्राम देखो। मान लो कि ये वाला क्या बताओ, F1 फोर्स है, ये वाला अपना F2 फोर्स है, और ये वाला क्या बताओ, F3 फोर्स है। और तीनों के तीनों जो फोर्स लग रहा है ना, एक फिक्स पॉइंट पे लग रहा है। और मान लो कि F1 के सामने का जो एंगल है वो अल्फा है, F2 के सामने का जो एंगल है वो बीटा है, और F3 के सामने का जो एंगल है वो कितना बताओ, गामा है। तो लेमिस थ्योरम सबसे पहले बोलता है कि F1 F2 और F3 वेक्टर जो होना चाहिए ना, ये कैसा होना चाहिए बताओ, कोप्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बताओ, कोप्लेनर होना चाहिए। कोप्लेनर मतलब तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। उसके बाद से पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोलता है कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इसका जो सब वेक्टर सम होना चाहिए वो किसके बराबर, 0। यानी जिस पॉइंट पे लग रहा है वो किसमें होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। पढ़ेंगे इसको अभी आगे। तो ये दो कंडीशन होने के बाद सिंपल लेमिस थ्योरम क्या बोलता है कि F1 डिवाइडेड बाय इसके सामने एंगल कौन है, अल्फा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय इसके सामने एंगल कौन है बताओ, बीटा, तो यहाँ पे साइन बीटा इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन गामा। और ये काफी हम यूज करेंगे जब इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन करेंगे ना लॉज ऑफ मोशन में, तो काफी इसको यूज करेंगे। तो लेमिस थ्योरम हम अपने पूरे फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, जहां भी फोर्सेस वगैरह को बैलेंस करके इक्विलिब्रियम कंडीशन पे फोर्स कैलकुलेशन करना हो तो इजिली हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन को ध्यान रखना है। क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद से अब एडिशन तो हमने देख लिया। एडिशन में दो देखे थे, कौन कौन सा, एक ग्राफिकल मेथड और एक एनालिटिकल मेथड। और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी इजिली कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहीं पे एक पॉइंट और भी देख लो कि पूछ ले कि मान लो कि ए वेक्टर दे दे, ए वेक्टर बराबर दिया है A1i प्लस A2j प्लस A3k, और बी वेक्टर बराबर दे दिया क्या, B1i प्लस B2j
प्लस B3 के, ऐसा दे दिया है। तो बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा। तो देखो एडिशन करने में क्या ध्यान रखना होता है कि आई को किससे मल्टीप्लाई करना है, आई के साथ, सेम डायरेक्शन वाला ही तो सम होंगे ना, तो आई को आई के साथ करोगे तो क्या होगा, A1 प्लस B1 आएगा क्या, और ये क्या है बताओ, आई कंपोनेंट है, प्लस जे को जे के साथ क्या आएगा, A2 प्लस B2 उसके साथ जे, यहां पे क्या है बताओ, A3 प्लस B3 उसके साथ क्या है बताओ, K आएगा क्या। अब माइनस करना हो तो कैसे करोगे, A में से B को घटाना है तो क्या करो, X कंपोनेंट को घटा दो, A1 माइनस क्या होगा B1, A1 माइनस B1 उसके साथ I प्लस यहाँ पे क्या होगा A2 माइनस B2 उसके साथ J प्लस A3 माइनस B3 उसके साथ क्या लाओगे K। लेकिन ध्यान क्या रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ध्यान क्या रखना है कि A और B वेक्टर आपस में जुड़ रहा है या घट रहा है, तो A वेक्टर एंड बी वेक्टर ये क्या होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही क्या करेंगे, आपस में जोड़ या घटाव कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। सेम फिजिकल क्वांटिटी को यानी मास में मास को ही जोड़ सकते हैं, या फोर्स में फोर्स को ही जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मास तो अपना स्केलर होगा, लेकिन फोर्स में फोर्स को जोड़ना है तो किसमें जोड़ोगे, फोर्स में जोड़ोगे। एक्सेलरेशन को जोड़ना है तो एक्सेलरेशन में ही जोड़ोगे। वेलोसिटी को जोड़ना है तो वेलोसिटी को ही जोड़ोगे। जोड़ घटाव सेमी फिजिकल क्वांटिटी का होता है। क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज को, एमसीक्यू क्वेश्चन में इसको भी पूछता है। इसके बाद से आएगा वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन दो तरह से करते हैं, एक होता है स्केलर इनटू वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, स्केलर और वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरा होता है वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं। एक होता है स्केलर वेक्टर में मल्टीप्लाई, और दूसरा कौन होता है, वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लाई। जैसे मान लो कि कोई ए वेक्टर है, उसमें हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये कौन सा मल्टीप्लीकेशन हुआ, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। लेकिन कहीं पे मान लो कि एक ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इसका हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई भी आप क्या करेंगे, दो तरह से, या तो डॉट लगा के मल्टीप्लाई, या तो क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे चल के पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, और इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलेंगे। आगे आ जाओ, जैसे आगे आप अपना कौन सा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या बताओ, स्केलर प्रोडक्ट। जैसे मान लो कि एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इनके बीच का बनने वाला एंगल कितना बताओ, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है बताओ, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है बताओ, ए बी कॉस थीटा के। ध्यान रहेगा, यहीं पे अगर मान लो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो इसका आउटपुट आया है ये हमेशा क्या आएगा बताओ, स्केलर आएगा। इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर। कभी वेक्टर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। लेकिन यह तो हो गया अपना, मान लो कि मैग्नीट्यूड और एंगल दिया हो तब निकालोगे। जब कंपोनेंट फॉर्म में होगा तो क्या, तो आप कैसे बताओगे, जैसे मान लो कि ए वेक्टर बराबर दे दिया है A1i प्लस A2j प्लस A3k, और बी वेक्टर बराबर दे दिया है कितना, B1i प्लस B2j प्लस B3k, और बोल दे कि बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूछ ले तो आप कैसे करते बताओ, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बताओ, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा क्या, आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से होगा। क्या करोगे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, प्लस के को के के साथ, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा क्या, हो जाएगा। लेकिन अभी हमने बेस वेक्टर भी पढ़ा था। बेस वेक्टर पढ़ा था क्या, बेस वेक्टर में क्या पढ़े थे बताओ। बेस वेक्टर में पढ़े थे हम लोग कि अगर मान लो कि आई जे और के ये सारे के सारे क्या बताओ, यूनिट वेक्टर है, और आपस में क्या थे बताओ, परपेंडिकुलर। आई परपेंडिकुलर था जे पे और जे परपेंडिकुलर था के पे। आपस में तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, आपस में तीनों परपेंडिकुलर थे क्या, थे। तो जब भी कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। इसलिए 0 होता है, cos 90 का वैल्यू जानते हैं ना सब लोग, cos 90 का वैल्यू कितना होता है बताओ, 0। तो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री और उनका डॉट प्रोडक्ट 0। जैसे बात करोगे आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट तो वो 0, जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट तो वो 0, के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट तो वो क्या होगा, 0। क्लियर है। लेकिन अगर पूछ ले कि आई का आई के साथ बताओ, आई का आई के साथ, आई के साथ कितना एंगल 0 डिग्री बनाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1,
तो 1 into 1 और cos थीटा cos 0 का भी वैल्यू 1, यानी कुल मिलाकर कितना आएगा 1। वैसे ही j डॉट j कितना होता है बताओ 1, k डॉट k भी कितना होता है बताओ 1। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है। इसके बाद से इसी में डॉट प्रोडक्ट में क्या होंगे, कुछ एप्लीकेशंस आ जाएंगे इसके। तो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनका डॉट प्रोडक्ट दिया रहेगा, तो पूछ लेगा कि बताओ उनके बीच का बनने वाला एंगल क्या है। तो सिंपल क्या करना है बताओ, कॉस इनवर्स ऑफ दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट दिया है डिवाइडेड बाय क्या करना है, ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड से भाग देना है। सिंपल है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में और दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, तो कॉस इनवर्स करके क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट में ए और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। इसी में ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे पढ़े थे, बताओ बी का ए का एलोंग जो कंपोनेंट आया था वो क्या आया था बताओ, बी का इधर कंपोनेंट करना होगा तो कौन सा है, जिसके साथ एंगल बनेगा वो cos थीटा, तो बी cos थीटा। और ये वाला क्या होगा बताओ, बी sin थीटा आएगा क्या। तो ये वाला बताओ बी cos थीटा जो कंपोनेंट है वो किधर है बताओ, ए के एलोंग है कि नहीं है, ए के तरफ है, और ये क्या बताओ ए से परपेंडिकुलर। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ बी का ए के एलोंग कंपोनेंट बताओ और परपेंडिकुलर बताओ। तो कोई भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या करते हैं, उसका एलोंग कंपोनेंट लिखते हैं। एलोंग कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, उसका पैरेलल कंपोनेंट। प्लस का क्या करता है बताओ, उसका कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कोई भी वेक्टर लिखने के लिए क्या करते हैं बताओ, उसका पैरेलल वेक्टर में उसका परपेंडिकुलर वेक्टर जोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन में देखो पैरेलल वेक्टर तो हम आराम से निकाल देंगे, जो एलोंग वेक्टर है इसी को क्या बोल देते हैं, पैरेलल वेक्टर। लेकिन अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या करेंगे बताओ, परपेंडिकुलर वाला निकालने के लिए सिंपल क्या करते हैं, वेक्टर में से उसके मैग्नीट्यूड को क्या, उसके पैरेलल कंपोनेंट को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। वेक्टर में से उसके क्या करते हैं, पैरेलल कंपोनेंट को माइनस करते हैं, वेक्टर में से उसके पैरेलल कंपोनेंट को माइनस करते हैं। इसी में एक वर्ड यूज करता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब इसका परछाई। जैसे देखो वर्ड क्या बोला बताओ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर किसके ऊपर, बी के ऊपर। ए का प्रोजेक्शन चाहिए किसके ऊपर, बी के ऊपर, इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए। तो सिंपल क्या करना बताओ, ए का इधर कंपोनेंट करोगे तो क्या आएगा बताओ, ए cos थीटा आएगा कि नहीं, इसका इसके ऊपर कंपोनेंट ए cos थीटा आएगा क्या। तो सिंपल क्या बोलोगे, ए cos थीटा। इसका हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की मदद से अगर लिखना चाहेंगे तो और क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी कैप। अगर ए का कंपोनेंट चाहिए बी के लॉ तो सिंपल क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप। क्लियर है क्या, ठीक है। और ये तो क्या बताओ, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर है, तो यानी ये स्केलर फॉर्म आया है। इसी का अगर वेक्टर फॉर्म पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर डॉट बी कैप किए थे ना, उसी को एक बार क्या करो और बी कैप से मल्टीप्लाई करो, उसी को क्या करो एक बार और बी कैप से मल्टीप्लाई करो। इसी को ऐसा ही पूछ ले, कंपोनेंट ऑफ क्या पूछ लेगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलोंग बी वेक्टर। तब भी क्या करोगे, कहानी ऐसे ही करोगे। कंपोनेंट ए का पूछ ले किधर, बी के एलोंग, तो वो भी क्या आएगा बताओ, ए cos थीटा ही आएगा। सेम ही चीज करोगे क्या, सेम ही चीज करोगे। तो कुछ अलग है क्या इसमें, कुछ भी अलग नहीं है। इसमें बोल देता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई ने 2025 में इससे क्वेश्चन पूछा था। क्या बोला था बताओ, कि ए का जो प्रोजेक्शन है बी के एलोंग वो क्या है, 0 है। तो बताओ एक कांस्टेंट का वैल्यू पूछ लिया था, 2025 जेई मेंस ने पूछा था, इससे जेई मेंस 2025 में क्वेश्चन पूछा था। क्लियर है कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। और दो वेक्टर मान लो कि जैसा हमने माना था a1 b1 a1 और a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b वेक्टर माना था b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे कर लेंगे क्या। यानी ध्यान रखना, इसका नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0, साथ में a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 वो भी क्या होगा, 0। देखो ना डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू निकाले थे कि नहीं, ये वाला डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू यही तो निकाले थे, निकाले थे क्या, यानी डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब ये वाला वैल्यू 0। क्लियर है क्या, क्लियर। इसके बाद से देखेंगे हम अब क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट। ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया है और उनके बीच का एंगल थीटा है, और क्रॉस प्रोडक्ट कुछ अलग नहीं है, वेक्टर प्रोडक्ट है। क्या बताओ, वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताओ, तो सिंपल क्या बताना बताओ, ए बी साइन थीटा। लेकिन ये तो सिर्फ स्केलर आया, इसका वेक्टर भी तो आएगा, तो सिंपल क्या करना है, एन कैप से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई, एन कैप। अब ये जो एन कैप है ना, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ, किसका नियम यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल क्या होता है उसको देख लो। तो सिंपल क्या करना है बताओ, राइट हैंड थंब रूल यूज करने के लिए राइट हैंड लेना है और पहला वेक्टर कौन सा बताओ, ए है, ए के ऊपर रखेंगे और दूसरा वेक्टर कौन है बताओ, बी, बी के तरफ मोड़ोगे, थंब किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है क्या, बाहर। तो बाहर के लिए अभी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सर्कल बना के डॉट लगा देंगे। तो ये क्या बताओ, बाहर के लिए क्या यूज करेंगे, आउटवर्ड, क्या यूज करेंगे बताओ, आउटवर्ड, ठीक है। और इसी में अगर पूछ लेता कि बी क्रॉस ए बताओ, बी क्रॉस ए पूछ लेता तो पहला राइट हैंड लेते हैं, पहला वेक्टर कौन बनता, बी, और बी से ए की तरफ मोड़ोगे, थंब किधर जाएगा, अंदर, तो उसके लिए क्या यूज करोगे बताओ, क्रॉस। तो क्रॉस मतलब क्या होता है बताओ, इनवर्ड होता है, बोर्ड के अंदर है तो इसको क्या बोलोगे, इनवर्ड। ये किसका है था बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, और ये किसका है बताओ, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का। तो इजली कर लोगे क्या, इजली कर लेंगे। आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा, हो जाएगा। तो राइट हैंड थंब रूल क्लियर है, वेक्टर राइट हैंड लेना है, पहला वेक्टर से दूसरे की तरफ मोड़ना, थंब क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दे देगा। और कभी कभी एन कैप का वैल्यू भी लिखवा लेता है। तो तुम ही सोचो, जो एन कैप है वो किसका डायरेक्शन बता रहा है बताओ, ए क्रॉस बी वेक्टर का, किसका बता रहा है बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है, तो क्या करो, इसका वेक्टर में क्या करो, इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो। क्या अभी यही पढ़ के आए थे क्या, कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो क्या करो, उसके वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो, तो ये क्या आ जाएगा, एन कैप के बराबर आ जाएगा। लेकिन जानते हो इसमें क्या है, एक की पॉइंट आता है जो कि बहुत ज्यादा यूज होगा, एक की पॉइंट आएगा जो कि बहुत ज्यादा यूज होगा, पूरे फिजिक्स में भी यूज करेंगे, और जहां जहां क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वहां वहां यूज करेंगे। क्या है की पॉइंट, जैसे क्वेश्चन में बोल दे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, सी वेक्टर के बराबर। तो हमेशा ध्यान रखोगे कि सी वेक्टर जो है ना वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर होता है, ए वेक्टर के। सी वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर किसके होता है, बी वेक्टर। जब भी ऐसा दिया हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर है, तो सी वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर, सी वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर। या कभी कभी ऐसा दे दिया रहता है तो हमें ये लिखने आना चाहिए कि अगर बोल दे कि सी वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर, सी वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, तो सी वेक्टर यानी पैरेलल किसके है बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी सी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है बताओ, ए क्रॉस बी के जिधर डायरेक्शन है। जैसे देखो ना, ए वेक्टर इधर है, बोर्ड में है कि नहीं, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, बोर्ड में है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया था, परपेंडिकुलर, ऐसा आया था क्या, तो क्या ये तो दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, यानी ये बोर्ड के ही परपेंडिकुलर है। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। इसी को ऐसे लैंग्वेज में बोलते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो सी वेक्टर के बराबर। तो सी वेक्टर क्या होता है बताओ, इन दोनों वेक्टर का जो प्लेन है ना उसी के परपेंडिकुलर होता है, उसके क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। इसी में जानते हो क्या पूछ लेता है, क्रॉस प्रोडक्ट करवा लेता है कि मान लो कि ए वेक्टर बराबर दे दिया कितना, a1i प्लस a2j प्लस a3 के, और बी वेक्टर बराबर दे दिया कितना, b1i प्लस b2j प्लस b3 के। तो पूछ लेगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू बताओ। तो इसमें क्या होता है, एक रूल यूज होगा, कौन सा, डिटर्मिनेंट वाला। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए। पूरा पूरा मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ते हैं पूरा पूरा डिटर्मिनेंट नाम का। यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। पहले दो लाइन खींच लिए, यहाँ पे लिख दो आई जे और ये के। ए का कंपोनेंट कितना बताओ, तो एक कोएफिशिएंट क्या बताओ, a1 b1 या a1 a2, a1 a2 और ये कितना बताओ, a3, ये कितना बताओ, a3। और b का कंपोनेंट कितना बताओ, b1 b2 b3, है कि नहीं है, अब बोल रहे कि बताओ a क्रॉस b वेक्टर बताना, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो सिंपल जानते हो इसका रूल क्या बोलता है, i को ले लो, i को ले लिए, डब्बा बनाए, फिर माइनस का j को ले लिए, डब्बा बना लिए, प्लस का क्या किए, k को ले लिए और डब्बा बना लिए। बना लोगे ऐसे, i ले लिए डब्बा बनाए, माइनस j लिए डब्बा बनाया, प्लस का k लिए डब्बा बनाए, बना लिए। और ये डब्बा भरने आना चाहिए। ये जानते हो क्लास 12 में भी बच्चे जल्दी नहीं सीख पाते हैं, तो इसको ध्यान से देखना। i आया है तो इसके नीचे ये है, इसके सामने ये है क्या, इसको हटा दो, हट गया। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ, इसको इसके साथ करोगे तो कितना है बताओ, a2 b3 माइनस करके b2 a3 आएगा क्या, आएगा। अब बताओ ये तो हट गया, ये वाला अब हट गया। अब बताओ j के सामने क्या यही लाइन आएगा, इसके नीचे क्या ये दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये दोनों भी हट गए। अब क्या होगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बताओ कितना आएगा, a1 b3, a1 b3 माइनस करके कौन सा है बताओ, b1 a3 आएगा क्या, काफी आसान है। उसके बाद से के सामने तो यही लाइन हट गया, इसके नीचे कौन है, ये दोनों हट गया, तो ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा।
A1 क्या होगा, A1 B2 माइनस करके B1 A2। तो क्या ये मुश्किल है क्या, क्वेश्चन में ऐसे अप्लाई कर लेंगे तो ये क्लास 12 में डिटरमिनेंट में भी आएगा, आएगा क्या? अब इसके क्या करेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, किसके, वेक्टर प्रोडक्ट के या क्रॉस प्रोडक्ट के। तो जैसे एप्लीकेशन में देखोगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया रहेगा और बोल देगा कि बताओ ए वेक्टर बी वेक्टर दो साइड्स को रिप्रेजेंट करना, तो इसका क्या बताओ, ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो ट्रायंगल का एरिया बताने के लिए क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किए थे कि नहीं किए थे, तो ये एक वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा। अब इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल के आधा कर देना, यानी क्या होता है, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। उसके बाद से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी पूछ लेता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या बता रहा है, दो साइड्स को बता रहा है, किसके, पैरेललोग्राम के। किसके, पैरेललोग्राम को ऐसे 11 ग्राम भी लिखते हैं, 11 GM। पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं, 11 GM। तो वहां पे एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी करेंगे। और अगर इसी में अगर मान लो कि क्या दिया हो, डायगोनल का दे दिया हो वेक्टर, D1 वेक्टर और D2 वेक्टर, ये क्या बताओ डायगोनल्स है, वो दिया हो, तब एरिया कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। D1 और D2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या कर देना है, हाफ कर देना। ये भी काफी इंपोर्टेंट है। इसके बाद से आएगा कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ये क्या बताओ, कोप्लेनर है, तो अगर ये कोप्लेनर होंगे ना तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या करोगे, जीरो के बराबर। बॉक्स प्रोडक्ट क्या करेंगे, जीरो। और बॉक्स प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, जीरो के बराबर। इसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये जितना हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, इस ये मोर देन इनफ है। तुम मैथ्स में भी इससे ज्यादा कंसेप्ट पढ़ोगे क्या, वेक्टर में नहीं पढ़ोगे। तो ये मैथ्स का भी अपना काम हो जाएगा। फिजिक्स में तो यूज होगा ही कि अगर तीन वेक्टर आपस में कोप्लेनर है, इसका मतलब तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट क्या करना है, जीरो के बराबर कर देना, या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के बराबर। इसी में एक और एप्लीकेशन आता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, आपस में पैरेलल है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। पैरेलल मतलब थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री, और थीटा 0 तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना, 0। क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, 0, इसलिए कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और जब भी आपस में दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसका कोएफिशिएंट का रेशियो यानी A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 इक्वल टू A3/B3, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और मान लो किसके बराबर है, K के बराबर। अब K का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या बताएगा कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, और अगर नेगेटिव आ गया तो क्या बताएगा, दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है। ये ध्यान रखना है, क्लियर है, ये पैरेलल का सिंबल। इतना ही था क्या, कंप्लीट भी हो गया? इसके बाद कुछ तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं है, कंफर्म इतना ही था ना? हाँ, तो इतना ही काफी।